ठीक है, तो यार शुरू करते हैं आज की वीडियो में। वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में एंड किया था। हमने ट्यूटोरियल नंबर ट्यूट 5 के ट्यूट 4 के हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 किए थे। आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, देखो, कंसिडर अ वन डायमेंशनल एनहार्मोनिक ऑसिलेटर at temperature T for which the enharmonicity is given by potential energy of the form this V prime is equal to minus lambda cube. Here V prime is significantly smaller than the harmonic potential of the oscillator and lambda is greater than 0. Find the leading order non-zero correction in the partition function and specific heat due to enharmonicity present in the Hamiltonian. क्वेश्चन अगर आपको लैंग्वेज समझ नहीं आई, मैं समझाता हूँ। एक हार्मोनिक ऑसिलेटर को हमने परटर्ब कर दिया किस पोटेंशियल से, V प्राइम। सो उसका हैमिल्टोनियन चेंज हो गया, उसकी न्यू एनर्जी आ गई, ठीक है। तो उस इसको बोलते हैं हम एनहार्मोनिक ऑसिलेटर, जब आपने उसमें एक पोटेंशियल ऐड कर दिया। तो आपको वो करेक्शन निकालना है किसके अंदर, पार्टीशन फंक्शन के अंदर। तो जब आपकी एनर्जी चेंज हो गई है, एनर्जी कह लो या हैमिल्टोनियन कह लो, तो हमारा पार्टीशन फंक्शन किस पे डिपेंडेंट होता है, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच। सो अगर आपका एच चेंज हो गया, एच प्राइम हो गया लेट्स से, तो हमारा जेड में भी चेंज हो जाएगा ना। लेट्स से न्यू पार्टीशन फंक्शन इज जेड प्राइम विच इज ओरिजिनल पार्टीशन फंक्शन प्लस सम परटर्बेशन लेट्स से जेड जीरो बोलता है। तो बेसिकली हमको वही कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं इसको, देखो, वन डायमेंशनल एनहार्मोनिक ऑसिलेटर विद परटर्बेशन दिस। सो हैमिल्टोनियन क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नाउ आवर पोटेंशियल एनर्जी हैज चेंज्ड फ्रॉम B prime which was initial plus some perturbation term. So our new Hamiltonian कितना होगा, p square upon 2m plus half m omega square q square। यहाँ पे q क्या दे रखा है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। सो q will replace x with q, ठीक है। सो हाफ m ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर माइनस परटर्बेशन टर्म यानी माइनस लैम्डा q क्यूब। सी अगेन हम क्या करेंगे, अपना पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे क्लासिकल केस के लिए। सो वन डायमेंशनल, तो यहाँ पे f कितना है, 1 है। सो 1 अपॉन h पावर f था, तो h की पावर 1 इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम एलिमेंट इन फेज स्पेस। सो वॉल्यूम एलिमेंट कितना हुआ, dq इंटू dp, इनकी पावर भी 1 क्योंकि f की वैल्यू 1 है। एंड एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा h। सो मैं h की वैल्यू रख देता हूँ 1 अपॉन h, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा p स्क्वायर अपॉन 2m एंड दिस, and integration over dq and dp. Again I will separate terms which are dependent on p and which are dependent on q. So 1 upon h minus infinity to infinity exponential minus beta p square upon 2m times dp, and ये टर्म q पे डिपेंडेंट है तो मैंने इसको अलग से लिख लिया। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा प्लस है ना बीच में, तो मैं इसको ब्रेक करके लिखता हूँ। फर्स्ट टर्म एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा m ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर बाय 2 डॉट एक्सपोनेंशियल बीटा लैम्डा क्यूब। क्यों, क्योंकि इस टर्म को मैं इजिली से इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। ये उसी टाइप का है मेरे पास, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, है ना, एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये उस टाइप का है। देखो अगेन आप क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करोगे एंड रूट पाई के नीचे रख दोगे, यहाँ पे आप प्लेस कर दोगे, तो आपका इसका इंटीग्रेशन निकालना ईजी है, तो इसलिए मैंने इसको सेपरेट कर लिया। अब इसका क्या करूँगा मैं, एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में है ये, तो मैं इसको एक्सपेंड करूँगा। ई की पावर एक्स क्या होता है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो हायर ऑर्डर टर्म्स को अभी देखते हैं, इतना लिख दो तक। 1 अपॉन एच इसका क्या आएगा, रूट पाई अपॉन बीटा अपॉन 2m, सो बीटा 2m ऊपर ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। फर्स्ट टर्म देखो, जब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सेम आएगा, इसको जब मैं सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा, इसको जब मैं थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा। अभी जीरो क्यों है, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन यूज़ करना है, इसको बोलते हैं पोजीशन इंटीग्रल।
पोजीशन इंटीग्रल। इसमें क्या है देखो, अगर इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स पावर एन एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंट है, यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है। जो हमने ये इंटीग्रेशन किया था पहले, ये वाला, यहाँ पे माइनस था, तो ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। तो ये क्या होता है, एन फैक्टोरियल रूट पाई अपॉन अल्फा की पावर एन प्लस वन बाई टू एन बाई टू फैक्टोरियल इफ एन इज इवन। ध्यान रखना एन क्या है यहाँ पे, एक्स की पावर एन, एंड एक्स क्या है जिसके ऊपर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सो हमें क्या चेक करना है, क्यू। यहाँ पे क्यू की पावर कितनी है, 0 है। यहाँ पे क्यू की पावर कितनी है, 3 है, और ये 0 होगा इफ एन इज ओड। सो इसको हमने 0 क्यों पुट किया, क्योंकि एन कितना है यहाँ पे, 3 है, ओड। अगेन यहाँ के बाद यहाँ पे कितनी आएगी पावर, क्यू की पावर 3 एंड देन स्क्वायर, तो 6 आएगी। 6 क्या है, इवन है, तो सर्वाइव कर जाएगी। नेक्स्ट जितनी भी टर्म्स आएंगी वो 0 हो जाएंगी बिकॉज ऑफ हायर ऑर्डर। सो फर्स्ट 2 टर्म्स लिखते हैं हम। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 पाई अपॉन बीटा एम ओमेगा स्क्वायर की पावर हाफ, या रूट कह लो इसका। ये टर्म 0 हो गई। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 अपॉन बीटा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पे एन फैक्टोरियल कैलकुलेट करोगे तो ये 15/8 आएगा, रूट पाई अल्फा, जो भी होगा यहाँ पे अल्फा क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो जो भी आएगा आपको वैल्यूज पुट करके इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। ठीक, इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, अंदर से सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये स्टेप आ जाएगा 1 अपॉन बीटा एच क्रॉस ओमेगा 1 प्लस 15/2 लैम्डा स्क्वायर अपॉन बीटा एम स्क्वायर ओमेगा पावर 6। तो ये क्या आ गया हमारे पास, पार्टीशन फंक्शन आ गया। अब हमें क्या निकालना था, फाइंड द लीडिंग ऑर्डर नॉन जीरो करेक्शन। तो देखो हमारा जो पार्टीशन फंक्शन है ये किस फॉर्म का है, अगर आप इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 टर्म्स आ रही है ना मेरे पास, तो ये हमारा न्यू पार्टीशन फंक्शन है z प्राइम, या कह लो z न्यू लेट्स से, जो कि क्या था z0, जो कि ओरिजिनल पार्टीशन फंक्शन था, प्लस परटर्बेशन टर्म। ठीक है, सो हमें ये निकालना था सेकेंड टर्म। सो 15/2 लैम्डा स्क्वायर अपॉन बीटा एम स्क्वायर ओमेगा 6, ये क्या है, करेक्शन इन पार्टीशन फंक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है, हाँ ये वाले क्वेश्चन हमने क्या किया, ये पीवाईक्यू के क्वेश्चन है जो कि 2024 में पूछे गए थे। एंड क्वेश्चन नंबर 7 भी अगेन ये मैग्नेटिक फील्ड डिस्टिंग्विशेबल क्लासिकल मैग्नेटिक डाइपोल्स, ये दोनों क्वेश्चन हमने पूरे डिटेल में अपने जो फर्स्ट वीडियो थी मेरी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की, अगर प्लेलिस्ट में देखोगे, सो फर्स्ट वीडियो में मैंने ये 2 क्वेश्चन कर रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो इनको दोबारा सोल्व नहीं करेंगे, वहीं से आप देख लेना। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में जो फर्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको ये दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं, इसमें इतने क्वेश्चन थे 7 तक। अब चलते हैं ट्यूटोरियल नंबर 5 पे। ट्यूट 5 क्या कहता है, ट्यूट 5 में कंसिडर वन डायमेंशनल, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर वन डायमेंशनल नॉन रिलेटिविस्टिक गैस इन पोटेंशियल, पोटेंशियल दे रखा है 0 इन दिस लिमिट -L to 0, minus epsilon between 0 to L and infinity when greater than L, where epsilon naught is greater than 0. The entire system is in equilibrium with a heat bath at temperature T. Imagine, a part देखते हैं, imagine a thin impenetrable partition at x is equals to 0. The number of particles from -L to 0 is NL and that is 0 से L के बीच में NR. Find the chemical potential for each of these subsystems. How are the chemical potential related when, ठीक है, ये तो हम बाद में देखेंगे, ये इसका एक स्पेशल केस है। तो अभी हमें तो क्या निकालना है, केमिकल पोटेंशियल निकालना है। इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, सो देखो पोटेंशियल हमें गिवन था, हमने लिख लिया।
ये सब वन डायमेंशनल नॉन रिलेटिविस्टिक गैस एट टेम्परेचर T। पार्टीशन है, बीच में एक इम्पेनिट्रेबल वॉल है एट x इज टू 0, -L से 0 के बीच में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं NL, 0 से L के बीच में कितने हैं NR। उसको मैंने क्या किया, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखा है। इस साइड का केमिकल पोटेंशियल μL, इधर का μR। -L से 0 के बीच में देखो, -L से 0 के बीच में पोटेंशियल कितना है 0, एंड 0 से L के बीच में कितना है -ε। फाइंड μL एंड μR रिलेटेड विद, इनका रिलेशन निकालना है एंड स्पेशल केस करना है व्हेन NL एंड NR आर इक्वल। एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन लेफ्ट हैंड साइड प्लस नंबर ऑफ पार्टिकल इन राइट हैंड साइड, टोटल कितने हैं N0। सो केमिकल पोटेंशियल कितना होता है फॉर वन डायमेंशनल नॉन रिलेटिविस्टिक गैस, कितना होता है, ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, रिमेंबर। म्यू इज kBT ln n लैम्डा अपॉन l प्लस Vx, ठीक है। सो लेफ्ट रीजन मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर दो। सो म्यू इन लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया केमिकल पोटेंशियल, kBT ln नंबर ऑफ पार्टिकल इन लेफ्ट हैंड साइड, सो NL लैम्डा अपॉन l प्लस 0। राइट हैंड साइड में सेम क्या होगा, म्यू r हो जाएगा, जहाँ पे n था वहाँ पे NR हो जाएगा, एंड Vx की जगह में क्या रख दूंगा माइनस एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन 0 है, ठीक है। क्वेश्चन में जो भी गिवन है वही लिखना है, माइनस एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो देखो, सो म्यूएल, हाँ इसकी वैल्यू क्या है -kBT। हाँ अब स्पेशल केस करते हैं, ठीक है। स्पेशल केस जो हमें क्वेश्चन में पूछा है, उन्होंने हमें केमिकल पोटेंशियल निकालने थे लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में, तो ये होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट पे क्या कहते हैं, व्हेन NL एंड NR आर इक्वल, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। लेट्स से दोनों n के इक्वल है, तो मैंने n पुट कर दिया यहाँ पे, इसमें भी मैंने क्या किया n पुट कर दिया। अब इसकी वैल्यू क्या है μL, तो μR इज इक्वल टू μL माइनस एप्सिलॉन 0। तो ये क्या आ गया, रिलेशन आ गया बिटवीन केमिकल पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सो ये था पार्ट ए। देखो हाउ आर दीज केमिकल पोटेंशियल्स रिलेटेड व्हेन इन दिस लिमिट। पार्ट बी क्या कहता है, रिमूविंग द इम्पेनिट्रेबल पार्टीशन allowing mixing of two subsystems, what is the condition of equilibration, and find the average number of particles in each subsystem, assume that T remains constant। हमें क्या निकालना है, कंडीशन निकालनी है सबसे पहले। फाइंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर इक्विब्रेशन। देखो इक्विब्रेशन कब आएगा, इक्विब्रेशन आफ्टर पार्टीशन इज रिमूव्ड। इक्विब्रेशन मीन्स chemical potential of left hand side is equal to chemical potential of right hand side. System will reach equilibrium when partition is removed, and this is the condition। कंडीशन बता दी हमने, तो क्या करते हैं इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे हमने जो एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं अपने, ये μL का एंड μR का, दोनों को इक्वल कर देते हैं। इक्वली मैंने पुट कर दिया, ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा kB ln, ये इसके डिनोमिनेटर में आएगी ये वाली टर्म, L से L कैंसिल हो गया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, एंड इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन। kBT को मैं नीचे ले आता हूँ, ln ऑफ NL अपॉन NR माइनस एप्सिलॉन 0 अपॉन kBT। लोग को मैं रिमूव कर देता हूँ, एक्सपोनेंशियल लेके दोनों साइड, सो एक्सपोनेंशियल दिस, तो ये क्या आ गया मेरे पास, NL एंड NR में भी रिलेशन आ गया। अब वी नो कि हमारे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है वो फिक्स है, N0 क्या है, फिक्स है। तो मैंने NL को क्या रखा, यहाँ से रखा, देखो NL यहाँ से क्या आएगा, NR टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन 0 अपॉन kBT। सो मैंने ये रख दी NL की वैल्यू, प्लस NR इज इक्वल टू N0। सो NR कितना आ गया 1 प्लस एक्सपोनेंशियल पावर दिस, इसको मैंने डिनोमिनेटर में भेज दिया। सो N0 अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन 0 अपॉन kBT। सो ये आ गया NR किसकी टर्म्स में, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल की टर्म्स में। अब NL क्या होता है, NL टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल N0 माइनस NR, ठीक है। तो N0 NR क्या होगा, वापस से मैंने ये वाली रख दी जो मैंने कैलकुलेट किया। सो ये एलसीएम लोगे तो पर 1 प्लस एप्सिलॉन माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एप्सिलॉन की टर्म बचेगी। सो एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन 0 अपॉन kBT डिवाइड बाय दिस।
सो ये क्या हो गया, NL एंड NR आ गया, यही कैलकुलेट करना था, एक बार चेक कर लेते हैं। ये कौन सा है, ट्यूट 4 है, सॉरी ये, हाँ ट्यूट 5 में क्या निकालना था, एवरेज निकालना था, दोनों को ऐड कर दिया, assume that t remains constant and condition, ठीक है, पार्ट बी इज डन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, a sheet containing a distinguishable absorbing sides on its surface, ये सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ये भी क्या है, PYQ का क्वेश्चन है। सो PYQ का क्वेश्चन है, तो ये शायद मे बी आपको मिलेगा सेकंड या थर्ड वीडियो में। सो एक्सप्लेन्ड है। एंड ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, find an expression of single particle density of states for non-relativistic spin half fermion in 3-dimensional volume V under the periodic boundary condition। तो ये क्वेश्चन भी हमने PYQ वीडियो में कवर किया हुआ है। न्यूट्रॉन स्टार, अगेन इसके 5 पार्ट थे, C था, D एंड E, तो हमने सारे पार्ट्स कवर किए हुए हैं वीडियो में, ये आपको मिल जाएगा वीडियो नंबर 2 एंड वीडियो नंबर 3 में। अब इस ट्यूट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, अ पार्टिकल एग्जिस्ट इन 4 डिस्टिंक्ट एनर्जी स्टेट्स, ये स्टेट्स हैं 4 डिफरेंट ABCD, हैविंग एनर्जी, A की एनर्जी 0, B एप्सिलॉन एंड C एंड D हैव एनर्जी 2 एप्सिलॉन, यूजिंग द ऑक्यूपेशन नंबर रिप्रेजेंटेशन फाइंड द पार्टीशन फंक्शन Z बीटा एवरेज एनर्जी। ठीक है, अगर हमारे पास पार्टीशन फंक्शन आ जाता है तो मैं उससे एवरेज एनर्जी एंड रेस्ट थिंग्स निकाल सकता हूँ। प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ पार्टिकल ऑक्यूपाइंग द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट मीन्स मिनिमम एनर्जी, ठीक है, देखेंगे इसको। एंड एंट्रोपी, तो मैं ये सारी टर्म निकालूंगा वंस मेरे पास Z आ जाता है। फॉर फॉलोइंग डिफरेंट केसेस, ए के लिए, अ सिस्टम हैविंग 2 नॉन इंटरेक्टिंग आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 4 स्टेट्स दे रखी है, इनकी एनर्जी दे रखी है 0 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, फाइंड, ये हमें 4 थिंग्स निकालना है, 4। अब देखो ये कितने लेवल का प्रॉब्लम है, 3 लेवल प्रॉब्लम है। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट क्या है, A जिसकी एनर्जी 0 है, देन है हमारे पास B स्टेट जिसकी एनर्जी एप्सिलॉन है, एंड C एंड D states have energy 2 epsilon, means both of these are at the same level, they are degenerate states, ठीक है। अब ऑक्यूपेशन नंबर रिप्रेजेंटेशन हम कैसे यूज करते हैं, एक बार वो देखो आप, देखो फर्स्ट केस देखते हैं, 2 नॉन इंटरेक्टिंग आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। So let Na be the number of particle in state A, Nb is the number of particle in state B, Nc is the number of particle in state C, Nd is the number of particle in state D। यहाँ पे E लिखेंगे इस स्टेट की एनर्जी। अब देखो देर आर 2 पार्टिकल्स, अब ऐसा हो सकता है कि दोनों पार्टिकल कहाँ पे हो, A स्टेट में पॉसिबल है, हो सकता है दोनों पार्टिकल कहाँ पे हो स्टेट में हो सकता है सी में हो एंड डी में हो। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 2 ही है, तो बाकियों में 0 0 फिल करने हैं आपको। सो इस केस में एनर्जी कितनी आएगी, 0, क्योंकि ए में एनर्जी कितनी है 0। बी में अगर 2 पार्टिकल हैं तो कितनी एनर्जी आएगी, 2 एप्सिलॉन। सी में कितनी आएगी, 2 पार्टिकल हैं और सिंगल पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, 2 एप्सिलॉन, सो 4 एप्सिलॉन। अगर पार्टिकल डी में है, अगेन सिंगल पार्टिकल की एनर्जी 2 एप्सिलॉन है, तो 4 एप्सिलॉन। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स काउंट करनी हो यहाँ पे, सो 4C1, 4 माइक्रो स्टेट्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, मे बी कि पार्टिकल 1 हमारा कहाँ पे हो, स्टेट ए में हो, एंड पार्टिकल बी कहाँ पे हो, 2 में हो। सिंस द पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल, मीन्स दिस पार्टिकल 1 इज डिफरेंट फ्रॉम पार्टिकल 2, सो आई कैन इंटरचेंज देयर पोजिशन, सो दिस माइक्रो स्टेट विल बी काउंटेड एज 2। ओके, गॉट इट। अब हो सकता है ना कि पार्टिकल 1 यहाँ पे हो लेकिन पार्टिकल 2 सी में हो, अगेन इन दोनों पार्टिकल को मैं जब एक्सचेंज करूंगा तो 2 माइक्रो स्टेट यहाँ से आएंगी, एंड अगेन थर्ड केस क्या होगा, फर्स्ट पार्टिकल यहाँ पे हो ए माइक्रो स्टेट में, ए स्टेट में, एंड सेकंड पार्टिकल का हूँ डी में हो। सो अगेन इन दोनों को जब मैं डिस्टिंग्विशेबल है तो मैं इनको इंटरचेंज कर सकता हूँ, दे आर डिफरेंट। सो 2 माइक्रो स्टेट यहाँ से, इन दोनों की मैंने एनर्जी लिख दी 0 प्लस एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन 0 प्लस 2 एप्सिलॉन, तो 2 एप्सिलॉन, एंड 0 प्लस
एंड सॉरी यहाँ से क्या आएगा 0 प्लस 2 एप्सिलॉन, तो 2 एप्सिलॉन, ठीक है। अब थर्ड यहाँ पे आते हैं। लेट्स से पार्टिकल बी एंड सी स्टेट में है, तो अगेन डिस्टिंग्विशेबल है तो मैं इनको इंटरचेंज कर सकता हूँ, तो ये किसके कोरस्पॉन्डिंग 2 माइक्रोस्टेट देंगे। अगेन पार्टिकल यहाँ हो सकते हैं, तो मैंने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जो कन्फिग्रेशन है मैंने उनको लिख दिया ऑक्यूपेशन नंबर में, जस्ट आपको इनको फिल करना आना चाहिए। एंड उनके कोरस्पॉन्डिंग मैंने क्या कर दिया, अपनी एनर्जी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या होंगी, इनका सम कर दो, सो 4 प्लस 6 10 प्लस 6 16, सो 16 इज द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। अब देखो पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, z of beta is summation over all microstates exponential minus beta energy corresponding to each microstate। देखो फर्स्ट इसके लिए लिखते हैं जिसकी एनर्जी 0 है, तो जब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो एक्सपोनेंशियल 0 कितना हो जाएगा 1, सो ये हमने लिख दिया। सेकंड हम काउंट करते हैं, वो ऑर्डर वाइज चलते हैं, जिसकी एनर्जी एप्सिलॉन है। सो 2 माइक्रोस्टेट्स हैं जिनकी एनर्जी एप्सिलॉन है, तो 2 टाइम्स एक्सपोनेंशियल ई की जगह कितना रख दिया मैंने एप्सिलॉन, सो माइनस बीटा एप्सिलॉन। अब जाते हैं 2 एप्सिलॉन वाली टर्म्स पे। देखो एक माइक्रोस्टेट है यहाँ पे जिसकी एनर्जी 2 एप्सिलॉन है, यहाँ पे 2 माइक्रोस्टेट हैं तो 1 + 2 3, एंड यहाँ पे 2 माइक्रोस्टेट्स हैं जिनकी एनर्जी 2 एप्सिलॉन है। सो देयर आर टोटल ऑफ 5 माइक्रोस्टेट्स, सो वी मल्टीप्लाई बाय 5, एंड जिनकी एनर्जी कितनी है 2 बीटा एप्सिलॉन। ई की जगह कितना रख दिया मैंने 2 एप्सिलॉन, सो -2 बीटा एप्सिलॉन। अब ऐसे ही आप 3 को काउंट करोगे, 3 को काउंट करोगे तो 4 माइक्रोस्टेट्स आएंगी। देखो 3 कहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ 2 माइक्रोस्टेट ये रही एंड 2 ये रही, सो 2 + 2 4 एप्सिलॉन माइनस 3 बीटा एप्सिलॉन प्लस 4 एप्सिलॉन वाली कितनी है 2 यहाँ पे है, एक यहाँ पे 3 एंड एक ये है 4, तो 4 एप्सिलॉन माइनस 4 बीटा एप्सिलॉन। आपके पास क्या आ गया, पार्टीशन फंक्शन आ गया। पार्टीशन फंक्शन आ गया जैसे ही मैं क्या करूंगा, इसको एनर्जी निकालने के लिए एवरेज एनर्जी माइनस डेल ओवर डेल बीटा ln z, मैं इस क्वांटिटी का लॉग लूंगा एंड डिफरेंशिएट कर दूंगा बीटा की टर्म्स में। तो जब ln z को आप डिफरेंशिएट करोगे तो पहले तो 1/z आएगा, ठीक है, एक माइनस साइन आएगा ये वाला। फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करोगे बीटा है नहीं तो 0, सेकंड को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस सामने आएगा, सो यहाँ पे हाँ इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस सामने आएगा और एक माइनस बाहर है तो इसलिए ये प्लस लिख रहा हूँ मैं सर, ठीक है। यहाँ पे माइनस है ओरिजिनली, माइनस माइनस माइनस, तो मैंने इन टर्म को क्या करते बाद में माइनस अंदर जाके इन सबको प्लस कर देगा। इनके जो कोफिशिएंट्स हैं बस वो आगे आ जाएंगे, सो 2 आएगा एप्सिलॉन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन, यहाँ पे 2 आगे आएगा तो 10 एप्सिलॉन माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन, इसमें क्या आएगा 4 3 12 एप्सिलॉन एक्सपोनेंशियल माइनस 3 बीटा एप्सिलॉन, इसमें 4 सामने आएगा तो माइनस आएगा प्लस हो जाएगा 16 एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन टाइम दिस, ओके। एवरेज ई आ गया। प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी क्या थी कि फाइंडिंग द बोथ द पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब मैंने आपको बताया था मिनिमम एनर्जी, बोथ पार्टिकल्स ऑक्यूपाइंग द ग्राउंड स्टेट। एंड अब ये देखो आप, आउट ऑफ दीज 16 माइक्रोस्टेट्स ऐसी कौन सी माइक्रोस्टेट है जहाँ पे पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में है एंड मिनिमम एनर्जी दे रहे हैं, तो मेरे पास यही एक माइक्रोस्टेट मेरे को ऐसी दिखती है जिसकी एनर्जी कितनी है 0 है, बाकी कहीं पे भी एनर्जी 0 नहीं है। सो बोथ द पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट, सो एक ही माइक्रोस्टेट है तो 1/16, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आ गई मेरी। अब एंट्रोपी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी है यहाँ पे 16, तो एंट्रोपी कितनी होती है S इज kb ln ओमेगा, सो kb ln ऑफ 16। अगर आपने एक पार्ट अब सोल्व कर लिया तो नेक्स्ट पार्ट आपको काफी इजी रहेंगे। अब अ सिस्टम हैविंग 2 नॉन इंटरेक्टिंग आइडेंटिकल बट इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, जब पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाते हैं फर्मियोन्स हैं, तो करते हैं सेम केस। मैंने क्या किया, लिखा ऊपर 2 नॉन इंटरेक्टिंग आइडेंटिकल इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल विच आर फर्मियोन्स, मैंने ऊपर से टेबल को कॉपी किया, यहाँ पे एज इट इज पेस्ट किया। अब देखो फर्मियोन है तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वैलिड होगा, मींस नो टू फर्मियोन्स कैन ऑक्यूपाई द सेम स्टेट। मतलब जो हम मेरे शुरुआत के मैंने अपने 4 केस लिखे थे,
ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। वाई? बिकॉज फर्मियोन्स, नो टू फर्मियोन्स कैन ऑक्यूपाई सेम स्टेट, तो इनको मैं काउंट नहीं करूँगा। उसके बाद पार्टिकल क्या है? डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, मीन्स पार्टिकल 1 इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम पार्टिकल 2, सो आई विल काउंट दीज एज वन स्टेट। सो मैं इन 2 को काट के 1 काउंट करूँ, ठीक है। अगेन दिस माइक्रोस्टेट विल बी काउंटेड एज 1 एंड अगेन दिस माइक्रोस्टेट। सिमिलरली जो हमने पिछले केस में इनको 2 माइक्रोस्टेट कंसिडर किया था, अब की बार कितना करेंगे? 1। वाई? बिकॉज दीज 2 पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, मीन्स you cannot distinguish between these 2 particle। ओके, सेम विद यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी आई? 6। तो मैं अपना z क्या लिखूंगा? इनके लिए लिखूंगा जितनी भी एनर्जी है। एप्सिलॉन है तो एक टर्म आई मेरे पास, 2 बीटा एप्सिलॉन है तो एक इसके लिए 2, तो 2 आ गई मेरे पास, ठीक है। 3 बीटा 3 एप्सिलॉन कहाँ पे है? यहाँ पे 2 इसके लिए आ गई। 4 एप्सिलॉन इसके लिए 1 है तो 1 आ गया, ठीक है। z आ गया। अगेन एवरेज एनर्जी क्या होगी? माइनस डेल ओवर डेल बीटा ln z। डिफ्रेंशिएट करना है जस्ट किसकी टर्म्स में? बीटा की टर्म्स में। प्रोबेबिलिटी कि बोथ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट। अब आप देखोगे इनमें से एक भी माइक्रोस्टेट ऐसी नहीं है जो हमें मिनिमम एनर्जी दे रही हो। मिनिमम मीन्स ग्राउंड स्टेट 0, सो 0 आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी कि एक भी माइक्रोस्टेट ऐसी नहीं है जो हमें ग्राउंड स्टेट में मिनिमम एनर्जी दे। एंड एंट्रोपी क्या होगी? के बी एल एन ओमेगा। ओमेगा कितना आया इसके में? 6। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। पार्ट सी क्या कहता है? A system having two non-interacting identical indistinguishable particles with bosons। सिर्फ क्या चेंज हुआ है? पार्टिकल्स अभी भी इंडिस्टिंग्विशेबल हैं लेकिन बोसोन्स है। बोसोन्स के केस में क्या होता है? वी कैन पुट एज मैनी एज नंबर ऑफ बोसोन्स इन सेम स्टेट, मीन्स ये वाली जो हमारे पास स्टेट्स होंगी ये सब क्या होंगी? वैलिड होगी, जो कि पहले फर्मियोन्स के केस में नहीं थी, बोसोन्स के केस में वैलिड होगी। आई कैन पुट मैक्सिमम, मेरे पास 2 फर्मियोन दिए हुए हैं क्वेश्चन में तो मैंने 2 पुट कर दिए। अगर मेरे पास लेट्स से 4 फर्मियोन्स 4 बोसोन्स होते, 4 पार्टिकल्स, तो मैं यहाँ पे 4 भी पुट कर सकता था, ठीक है। बोसोन्स के केस में बेसिकली लिमिट नहीं होती है। तो ये चारों स्टेट्स को हम इस बार काउंट करेंगे एंड अगेन इनडिस्टिंग्विशेबल हैं तो इनको हम 1 काउंट करेंगे। तो कितनी माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल होंगी इस केस में? 4 + 3 7 + 3 10, ठीक है। तो ओमेगा कितना आ गया इस केस में? 10। अगेन पार्टीशन फंक्शन लिखोगे आप, 0 के कोरस्पॉन्डिंग 1 आ गया। एप्सिलॉन की टर्म्स में 1 है सिर्फ तो 1 आ गया। 2 एप्सिलॉन यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है 2 एंड यहाँ पे 1 है 3, तो 3 आ गया। ऐसे ही आपको पार्टीशन फंक्शन लिखना है। फिर प्रोबेबिलिटी, हाँ अब हमारे पास एक माइक्रोस्टेट ऐसी है जो हमें 0 एनर्जी दे रही है, तो कितनी होंगी? 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर कितनी है? 10 माइक्रोस्टेट, सो 1/10। एंट्रोपी कितनी होगी? के बी एल एन ओमेगा। ओमेगा कितना है? 10। तो ये हमारे पास क्या आ गई? एंट्रोपी। पार्ट डी क्या कहता है? A system having two non-interacting identical classical indistinguishable particles। क्या है इस केस में? क्लासिकल indistinguishable particles। So partition function for classical indistinguishable particles क्या होता है? 1/2 डिवाइड पार्टीशन फंक्शन फॉर डिस्टिंग्विशेबल केस। डिस्टिंग्विशेबल मीन्स जो हमने पार्ट ए में किया था जिसमें 16 माइक्रोस्टेट्स आई थी, ये केस, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल्स क्या थे मेरे? डिस्टिंग्विशेबल थे। सो इसका जो पार्टीशन फंक्शन आया है मेरे पास, ये इसको जस्ट मैं क्या करूँगा? 2 से डिवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये 2 फैक्टर किस लिए आता है? टू रिमूव द डिस्टिंग्विशेबिलिटी। क्लासिकल पार्टिकल्स आर ऑलवेज डिस्टिंग्विशेबल, तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये था। सो हमने ट्यूटोरियल नंबर 4 एंड ट्यूटोरियल नंबर 6 कवर किए, सॉरी ट्यूट 4 एंड ट्यूट 5 क्वांटम, इसमें स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में। ओके, तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक यू।